बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, गुज़िश्ता क्लासेस में हमने इसम के मुतालिक तफसील से पढ़ा है कि इसम किसे कहते हैं, मानी के लिहाज से इसम की कितनी अक़साम हैं, बनावट के लिहाज से इसम की कितनी अक़साम हैं। तो आज हम इसमें सिर्फ के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ किसे कहते हैं? इसमें सिर्फ वो लफ्ज़ या कलमा कहें, वो कलमा जो किसी इस्म की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई, उस इस्म की मिक़दार, तादाद, साइज, यानी उसके मुताबिक, किसी इस्म के मुताबिक जो साइज बयान या जाहिर करता है, वो इसमें सिर्फ कहलाता है। जिस लफ्ज़ की सिर्फ बयान की जाती है, जिस लफ्ज़ की सिर्फ बयान की जाती है, वो मौसूफ कहलाता है। मौसूफ कहलाता है। यानी दोबारा याद कीजिए कि वो कलमा जो किसी लफ्ज़, जो किसी इस्म की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई, यहाँ इजाफा कीजिए, या कैफियत या हालत, ये वो वो इस्म किस हालत में है, यानी उस इस्म की मिक़दार, तादाद, साइज बयान करता है, जाहिर करता है। और जिस इस्म की सिर्फ बयान की जाती है वो मौसूफ कहलाता है। इसमें सिर्फ वो लफ्ज़ या वो कलमा या वो इस्म जो किसी दूसरे इस्म की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई, उसकी मिक़दार, उसकी तादाद जाहिर करे, वो इसमें सिर्फ कहलाता है। और जिस इस्म की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई या साइज बयान किया जाता है वो मौसूफ कहलाता है। यानी सिर्फ और मौसूफ का मरकब तौसीफ़ी कहलाता है। यहाँ आप नोट कीजिए कि सिर्फ और मौसूफ का मुरक्कब, यानी कंपाउंड कॉम्बिनेशन, सिर्फ और मौसूफ का मुरक्कब तौसीफ़ी, एडजेक्टिव फ्रेज तौसीफ़ी कहलाता है। अब देखिए, यहाँ मैंने लिखा है नेक औरत। नेक क्या है? सिफ्त है औरत की, तो औरत मौसूफ है। नेक औरत, 4 बच्चे। अब देखिए, ये 4 तादाद बयान कर रहा है बच्चों की। लफ्ज़ ये 4 को करना है, वो एक सिफ्त है बच्चों की, तो बच्चे जो है वो मौसूफ है, सिर्फ 4 है। मीठा दूध, यहां देखा मीठा लफ्ज़ है और दूध दूसरा लफ्ज़ है, तो लफ्ज़ ये 2 अल्फाज मिलकर एक मुरक्कब बना रहे हैं। और ऐसा मुरक्कब जो सिर्फ और मौसूफ का मुरक्कब कहलाता है, मुरक्कब तौसीफ़ी। इसमें मीठा सिफ्त है और दूध मौसूफ है। अब इसमें सिर्फ की अक़साम हम जानेंगे। इसमें सिर्फ की अक़साम, मारूफ जो अक़साम है इसमें सिर्फ की सबसे पहली है, इसमें सिफ्त ज़ाती, यानी किसी चीज की ज़ाती सिफ्त होती है। कि दूसरा है, इसमें सिफ्त से निस्बती,
निस्बती रिलेटेड एडजेक्टिव यानी किसी चीज का दूसरी चीज से निस्बत होना, निस्बती, मैं इसकी वजाहत करूंगा बाद में, पहले आप लिख लीजिए इसकी अक़साम। निस्बती। नंबर 3, इसमें सिफ्त अददी, अदद से अददी। नंबर 4, इसमें सिफ्त मिक़दारी, मिक़दार अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल की जाती है जो नाकाबिल शुमार हो। मसलन थोड़ा सा पानी, अब इसको काउंट नहीं किया जा सकता, थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी मट्टी, थोड़ा सा दूध। तो यहाँ जो अस्मा होते हैं इनके लिए मिक़दार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कितनी मिक़दार है उनकी, और तादाद तो काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो काबिल शुमार होते हैं, जैसे 2 दरख्त, 4 बच्चे, 5 कमरे, 5 कुर्सियाँ, इस तरह की जो अस्मा होते हैं, यानी वो अस्मा जिनकी उनकी गिनती नहीं की जा सकती, काबिल शुमार नहीं होते, उनके लिए हम लफ्ज़ सिफ्त मिक़दारी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया सिफ्त अददी उन अस्मा के लिए इस्तेमाल की जाती है जो काबिल शुमार होते हैं, काउंटेबल होते हैं। इसी तरह एक और किस्म की लिख लेते हैं, इसमें सिफ्त ज़मीरी, ये कोई इसमें ज़मीर है तो सिफ्त के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, हो सकते हैं जैसे मेरा घर, माई हाउस, मेरा पेन, तुम्हारा घर, तुम्हारा कलम। तो यहाँ ये जो ज़मीर है वो सिफ्त के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब हम सिफ्त ज़ाती आपको बताएंगे कि सिफ्त ज़ाती किसे कहते हैं, और वो सिफ्त, इसको आप देख लें, अपनी कॉपीज पर नोट कर लें, साथ साथ जब आप वापस आएंगे इंशाल्लाह क्लासेस हमारी शुरू होंगी तो ये काम चेक किया जाएगा बाकायदा, आप लिखते चले जाइए साथ साथ। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं किसी तरीके से भी, लेकिन ये एक साथ साथ लिखिए, जो कुछ भी लिखवाया जा रहा है आपको, जो बताया जा रहा है वो आप अपनी रफ कॉपी पर लिखिए, कोशिश कीजिए रीड पर लिखिए, रफ कॉपी पर लिखने की तो लाजमी कम से कम 1-2 बार कोशिश करें और चेक किया जाएगा, आप जब वापस आएंगे। इसमें सिफ्त ज़ाती पहली किस्म जो है वो मैंने बता दिया था, इसमें सिफ्त किसे कहते हैं कि वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई, उसकी तादाद, उसकी मिक़दार, उसकी निस्बत, ताल्लुक ज़ाहिर करे तो वो इसमें सिफ्त कहलाता है, यानी एडजेक्टिव कहलाती है। तो इसमें सिफ्त नंबर पहली जो इसकी है, इसमें सिफ्त ज़ाती, इसमें सिफ्त ज़ाती से मुराद ये है कि किसी ज़ात में, किसी इस्म या ज़ात, वजूद, बॉडी, कोई भी इस्म होता है, इस्म या ज़ात या वजूद में पाई जाने वाली मुश्किल खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई, किसी इस्म या ज़ात वजूद में पाई जाने वाली मुश्किल खूबी या खामी, अच्छाई या बुराई, इसमें सिफ्त ज़ाती कहलाती है। मसलन कोई बहादुर आदमी, बहादुर सिपाही, अब सिपाही जो है वो बहादुरी इसकी ज़ात में मौजूद है, उसके वजूद के अंदर मौजूद है, चाहे वो जाहिर कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ये कि उसकी ज़ात के अंदर ये जो है वो खूबी मौजूद है। इसी तरह बोज़दिल कोई है तो बोज़दिली जो है उसके अंदर मौजूद है, उसके वजूद में मौजूद है, चाहे वो जाहिर कर रहा है या इस वक्त जाहिर नहीं कर रहा, तो ये इसमें ज़ाती कहलाती है। इसी तरह जिस तरह पका आम, अब जो है वो एक पका आम, कच्चा कोई चीज़ है उसकी ज़ात में मौजूद है, गर्म चाय उसकी ये कैफियत है, ठंडा दूध। अब आप देखा कि ये जो अल्फाज हैं बहादुर, पका, कच्चा, गर्म और ठंडा, ये जो है इसकी दूसरे इस्म की सिर्फ बयान
की जा रही है, यानी इसकी हालत बयान की जा रही है। इसी तरह 2 गज कपड़ा, अब आपने देखा है कि कपड़ा उसकी तादाद बताई जा रही है कि कितना लंबा है, 2 गज है। 8 लड़के, तो ये भी आप देखिए कि 8 जो है वो इसकी तादाद बताई जा रही है। तो हम देख रहे थे कि इसमें सिर्फ जाति यानी किसी की जात में मौजूद मुश्किल परमानेंट कांस्टेंट जो सिर्फ या खूबी या अच्छाई या बुराई पाई जाती है वो इसमें सिर्फ जाति कहलाती है। अब आपने देखा, इसी के साथ में आपने बता दूं कि इसमें जाति के 3 दर्जे होते हैं। इसमें सिर्फ जाति के मदारिज के दर्जे यानी डिग्री, जाति के दर्जे, एडजेक्टिव डिग्री, जैसा कि आप इंग्लिश में जानते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं। सबसे पहली पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। उसको बनाने के भी अपने अपने असूल हैं और अपने अपने तरीके हैं, उसके कायदे हैं। लेकिन हम उर्दू में देखते हैं कि इसमें सिर्फ जाति के दर्जे 3 हैं। नंबर 1 तफसील। तफजील का मतलब होता है फजीलत, तफजील नफ्सी, यानी पहली जो डिग्री फर्स्ट कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री कहलाती है वो तफजील, उर्दू में उसको कहते हैं तफजील नफ्सी, यानी इसका किसी दूसरी से कोई मुकाबला नहीं होता। नंबर 2 तफजील बाज, इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, एक चीज का दूसरी से मुकाबला। नंबर 3 तब्दीले कुल, कुल का मतलब है सुपरलेटिव जिसका किसी से कोई मुकाबला नहीं होता। अब इसको जरा थोड़ा प्रैक्टिस करें और इसको बार-बार कमेंट कम इसकी बार-बार क्लासेस हम 2-3 करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। पहली बात यह है कि इसमें जाति के 3 दर्जे होते हैं। सबसे पहले मेरे पास खूबसूरत घड़ी है। अब यहाँ जो घड़ी है इसकी जो सिफ्त है वो खूबसूरती बयान की जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस जुमले में इस घड़ी का किसी से ना कोई मुकाबला है, ना ही इसका कोई दर्जा बयान किया जा रहा है। पहला ही दर्जा बयान किया जा रहा है कि मेरे पास घड़ी है। अब हम इसकी कंपैरेटिव करते हैं, बात बताते हैं कि एक चीज का दूसरी से, मेरे पास अहमद से ज्यादा खूबसूरत घड़ी है। अब आपने देखना है ये कि एक घड़ी है लेकिन इसका मुकाबला हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है किसका, मेरे साथ और अहमद की घड़ी का आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला हो रहा है। लिहाजा आप इसको कहेंगे उर्दू में तफजील बाज, क्योंकि से ज्यादा में आपने देखा कि घड़ी का मुकाबला 2 आदमियों से हो रहा है, दोनों आदमियों के पास घड़ी है, लेकिन एक कहता है कि मेरी घड़ी आपकी घड़ी से ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है कि मोर देन ब्यूटीफुल, मेरे पास आई हैव मोर, इससे ज्यादा खूबसूरत घड़ी है। तो आप इस पर आप अंडरलाइन करें, से ज्यादा, किसी से ज्यादा जो घड़ी है, ये अल्फाज जब इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप इसमें पहचान सकते हैं कि यहाँ तफजील जो फजीलत जो सिर्फ बयान की जा रही है उस घड़ी की, वो दूसरी घड़ी से ज्यादा बताई जा रही है। अब हम इसी तीसरे जुमले में आते हैं, तफजील कुल से मुराद होता है सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं इंग्लिश में, आपको मालूम है। नंबर 2 इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, मुकाबला किसी का मोर देन, और यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है यानी कुल, कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं, सबसे खूबसूरत है। जैसे मेरे पास सबसे ज्यादा दी मोस्ट ब्यूटीफुल, मेरे पास सबसे ज्यादा खूबसूरत
घड़ी है। अब आपने एक घड़ी है उसका 3 तरह का आपने जायजा लिया। पहली खूबसूरत घड़ी है, से ज्यादा खूबसूरत घड़ी है और सबसे ज्यादा खूबसूरत घड़ी है। तो 3 दर्जे आपके सिर्फ के यहाँ पे पता चल गया आपको कि 3 दर्जे हैं सिर्फ के। मजीद हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसके डिग्री बनाने के उर्दू में भी अपने रूल हैं, मुख्तलिफ कायदे हैं कि किस तरह किसी लफ्ज़ को तब्दील किया जाता है। जिस तरह इंग्लिश में आपको पता है कि जब कुछ तो बेकायदा होती हैं जिनको इरेगुलर कहा जाता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है, इसी तरह उर्दू में भी तब्दीली की जाती है मुख्तलिफ अल्फाज और उनके आखिर में लाहिके और साबिक़े लगाकर मुख्तलिफ तरीकों से आप तब्दीली ला सकते हैं। सिर्फ इस वक्त ये याद रखें कि इसमें सिर्फ के दर्जे, ये कम से 5 से 6 नंबर का सवाल आएगा और हर इम्तिहान में पूछा जाता है कि इसमें सिर्फ के दर्जे बयान कीजिए। मसलन कराची बड़ा शहर है। अब आपने देखा यहाँ कराची का मुकाबला किसी से नहीं किया जा रहा। कराची के बारे में बताया जा रहा है कि वो लार्ज सिटी है, कराची बड़ा शहर है, कराची लार्ज सिटी है। मगर यहाँ मैं देखता हूँ कि कराची लाहौर से बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। तो कराची और लाहौर का आप देखिए इनकी जो खूबियां हैं वो बड़ापन है, तो यहाँ मुकाबला किया जा रहा है। अब यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगेगी कि कराची लाहौर से बड़ा है। अब 2 शहरों का आपस में मुकाबला किया जा रहा है, तो मुकाबले के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने से को किया है कि से बड़ा है। आप इसको ग्रेटर कह सकते हैं या आबादी के लिहाज से लार्जर देन, कराची इज द लार्जर देन, इससे लाहौर से भी बड़ा है। तो से बड़ा अब आपस में आपने देख लिया है कि यहाँ जो दर्जा आप बयान करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि कराची बड़ा शहर है, ये इसमें सिर्फ का कौन सा दर्जा है, ये सवाल ऐसा पूछा जाएगा। दर्जा है इस जुमले में इसमें सिर्फ का कौन सा दर्जा इस्तेमाल हुआ है, तो आपने बताना है कि तब्दीले नफ्सी कोई मुकाबला नहीं किया जा रहा, इसके बारे में पूछा जाएगा। कराची लाहौर से बड़ा शहर है, तो इसमें सिर्फ का कौन सा दर्जा इस्तेमाल हुआ है, यही कुछ लिखिए। तो यहाँ आप लिखेंगे तब्दीले बाज, यानी कंपैरेटिव डिग्री लगी है, एक चीज का दूसरी चीज से मुकाबला बताया जा रहा है। तब्दीले बाज, बेआइन बाज लिखें। अच्छा, अभी मैं कहता हूं कि यहाँ कराची सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट, दी लार्जेस्ट, कराची सबसे बड़ा शहर है। अब आप देखते हैं कि इसका मुकाबला नहीं किया जा रहा, ये सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, यानी कि तब्दीले, इसको इसी तरह लिखें, तब्दीले आपसे इम्तिहान में पूछा जाएगा क्या कौन सी इसकी दर्जा है, तब्दीले कुल सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कराची का किसी शहर से कोई मुकाबला नहीं किया जा रहा, बल्कि बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा है। अब इससे बड़ा कोई शहर ही नहीं पाकिस्तान का, ठीक है। तो अब आप मुख्तलिफ अल्फाज लिखिए और ये इसको कम से कम 4 से 5 जुमले हर एक के बनाइए। इसमें सिर्फ आप बताएं ये छोटा, कोई चीज छोटी है साइज में, बड़ी है, ठीक है, आलूदा, नेक, बद, खूबसूरत, ये इसमें सिर्फ हैं। ये अल्फाज इस्तेमाल करके कम से कम भी हर जुमले को, हर लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करें इसमें सिर्फ को, और फिर 3 डिग्रियां बनाएं और लिखिए, पहचानिए कि ये कौन सी डिग्री है। यानी कि कोई चीज़ एक को कहें कि जैसे कराची आलूदा शहर है, कराची लाहौर से आलूदा शहर है, और कराची सबसे बड़ा आलूदा शहर है या सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है।
وہ علی ایک نیک بچہ ہے، حمید علی سے نیک بچہ ہے، اور علی سب سے زیادہ نیک بچہ ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ یاد کیجئے کہ تفضیل اس میں ذاتی کے 3 درجے ہیں، اس میں صرف ذاتی کے 3 درجے ہیں، 3 ڈگریز ہیں۔ پہلا تفضیل نفسی، دوسرا تفضیل بعض، تیسرا تفضیل کل۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ تفضیل نفسی وہ درجہ ہے جس میں ایک اسم کا مقابلہ دوسرے سے نہیں کیا جاتا، یعنی بلا مقابلہ کسی چیز کا دوسرے سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جاتا، اس کی ذات میں موجود خوبی، خامی، اچھائی، برائی جو اس کی ذات میں موجود ہے وہی بیان کی جاتی ہے، لہذا اس کو تفضیل نفسی کہتے ہیں۔ تفضیل بعض کا میں نے آپ کو بتایا کہ بعض کا مطلب ہوتا ہے کمپیریزن، مقابلہ، ایک چیز کا دوسری سے مقابلہ کہ وہ دوسری چیز سے کتنی بڑی ہے، کتنی چھوٹی ہے، مقدار میں، اعداد میں، سائز میں، مرتبے میں، خوبی میں، اچھائی میں، برائی میں، اس میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے مختلف ہے اور اس سے زیادہ اچھی ہے یا زیادہ بری ہے، اس کو تفضیل بعض کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے اس میں مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تیسری میں نے آپ کو ڈگری بتائی سپرلیٹو، اردو میں اس کو تفضیل کل کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک شے کا دوسری سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے دوسری سے زیادہ اچھی بتائی جاتی ہے، یعنی اس کا مقابلہ سب اسموں کے ساتھ نہیں کیا جاتا بلکہ ترجیح اول دی جاتی ہے، اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی، سب سے زیادہ اسی چیز کو ترجیح جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ حامد سب سے زیادہ لائٹ لڑکا ہے یا کمزور لڑکا ہے، تو یہاں آپ دوبارہ اس کی پریکٹس کریں، ایک کالم بنا لیجئے اور مختلف جملے لکھیے اور اسی طرح ایک چیز کا دوسری سے مقابلہ کیے، بات یہ چیز ہے۔ بعض طرح اردو میں کچھ لاحقے لگا کر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے نیک، علی نیک بچہ ہے، نیک تر بچہ ہے، نیک تر، یعنی دوسرا جب مقابلہ ہوتا ہے تو نیک تر اور نیک ترین، نیک ترین، یہ ترین کا جو ہے ہم لاحقہ لگا کے بھی ہم اس کو سپرلیٹو ڈگری بنا دیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بتایا، یہ پہلے میں بتاؤں، ایسے انگلش میں جس طرح کرتے ہیں، مثلا ایک سمال ہے، دوسرا سمالر، سمالسٹ، لارج، لارجر، لارجسٹ، بگ، بگر، بگسٹ، آپ انگلش میں پڑھیں گے اس کی آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح بعض دفعہ لکھتے ہیں کہ بد، آج بد تر، یعنی کل سے بدتر، آج بد بہت بری گرمی ہے یا بڑی بری بھی لکھ سکتے ہیں اس کو، بد یا بری، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اچھا بھی، نیک کو اچھا بھی لکھ سکتے ہیں، وہ اچھا بچہ ہے یا نیک بچہ ہے۔ بد کا مطلب ہوتا ہے بری، آج کل سے بدترین، یعنی کہ کل سے زیادہ بدترین ہے، بدترین، یہ سپرلیٹو ڈگری ہو جائے گی۔ تو بد، بدتر، بدترین، نیک، نیکتر، نیک ترین، تو یہاں مختلف طریقے سے حساب کے لگا کر بھی ہم اس کی سپرلیٹو اور کمپیریٹو ڈگریز بناتے ہیں۔ تفضیل بعض اور تفضیل کل بھی بنائی جا سکتی ہیں، اس طرح کے الفاظ لگا کر تر کا ہم لاحقہ لگاتے ہیں، نیک تر، بدتر، خوب تر، بزرگ تر، وہ بزرگ ہیں، وہ بزرگ آدمی ہیں، ایک کا دوسرے سے مقابلہ ہو تو بزرگ تر کا استعمال کر لیں گے، اور بزرگ ترین یعنی کہ سب سے زیادہ ضعیف یا بزرگی میں یا عمر میں، ایج میں۔ اسی طرح خوب،
خوبतर, खूबतरीन। यहाँ मुख्तलिफ टाइप लगा कर भी आप मुख्तलिफ डिग्री जो है वो बना सकते हैं। ये आप समझ गए हैं और इसकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे हर रोज, आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ आएगी। इसमें सिर्फ जाति की तीन दर्जे बता के अभी हम आगे चलते हैं। इसमें सिफ्त निस्बती पर नंबर 2, इसमें सिफ्त की किस्म है, इसमें सिफ्त निस्बती। निस्बती का मतलब होता है निस्बत, ताल्लुक, रिश्ता, रिलेशन, किसी से निस्बत होना। इसकी इंग्लिश में तो इसको कहते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी इसमें मारफा, सिफ्त मारफा। निस्बत से मुराद ये है कि ताल्लुक, रिश्ता। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैं कहता हूं कि अमेरिका, अमेरिकन, अमेरिका, अमेरिका में अमरीकी, इसकी तब्दीली करेंगे, इसे सिर्फ बनाएंगे अमेरिका से अमरीकी, कोई भी चीज, अमरीकी खिलौना, कार्ड। पाकिस्तान एक इसमें मार्फा है, इससे सिर्फ बनेगी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी। जापान, जापान एक इसमें मार्फा है और इससे जो सिर्फ बनेगी वो जापानी बनेगी, जापानी। अब आप देख रहे हैं कि इसी तरह भारत, भारतीय, जमीन, जमीनी, आसमान, आसमानी। अच्छा, यहां आपने देखा कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी, भारतीय, जमीनी, आसमानी। एक बात सिर्फ में खास गौर करें कि जब तक इसके साथ इसम ना लगाया जाए ये अपने मानी बातें नहीं करता। इसकी सिर्फ वो एक खास लफ्ज है या कोई खास इसम है, जब तक कि इसके साथ दूसरा इसम ना लगाया जाए, मौसूफ ना लगाया जाए, तब तक ये अपने मानी बातें नहीं करता। मसलन मैं एक जुमला बनाता हूं कि मेरे पास 2 हैं, या खाली जगह 2 हैं। अब आप यहाँ गौर करें कि मेरे पास 2 हैं, मेरे पास 2 हैं, 2 तो इसमें सिर्फ तादाद 2 हैं, क्या है? जब तक कि इसम नहीं देंगे तब तक ये मानी वादे नहीं करता। मेरे पास 2 रुपए हैं, मेरे पास 2 जोड़े कपड़े हैं, मेरे पास 2 जूते हैं, मेरे पास जो कुछ भी है, 2 पेन है, पेंसिल है, तो यहाँ रुक जाता है जब तक कि इसको मौसूफ न दिया जाए। इसमें सिर्फ जो है वो अपने मानी वादे नहीं करता। इसको पहचानना बहुत आसान होता है। इसी तरह वो अच्छा, खाली जगह है। अब यहाँ मौसूफ जब तक इसम नहीं देंगे, ये अच्छा जो लफ्ज़ सिर्फ है ये अपनी मानी वादे नहीं कर रहा। वो अच्छा क्या है? अच्छा लड़का है, अच्छा इंसान है, अच्छा दरवाजा है, अच्छा पेन है, अच्छा घर है। कोई भी चीज जब तक आप इसम नहीं देंगे, इसमें सिर्फ को मौसूफ नहीं देंगे, तब तक ये अपनी वादे नहीं करता। यही समझिए कि इसमें सिर्फ निस्बती किसे कहते हैं कि वो लफ्ज़ जो किसी और इसम से बनाया जाए। अब इसकी मैं तारीफ यहाँ पर इसमें निस्बत नहीं दी, वो इसम में सिर्फ जो किसी दूसरे कलमे, अब कलमे से मुराद है इसमें मारफा, मारफा, इसमें मारफा या इसमें नकरा से बनाया जाता है। यानी कि इसमें से वो इसम जो किसी शख्स, जगह या चीज के साथ अपने मौसूफ की निस्बत रखता है, वो इसमें सिर्फ निस्बती कहलाता है। इसी तरह मैं पाकिस्तान से पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी टीम आपने देख लिया। जापानी कार, मेरे पास जापानी कार है। अगर आप यहाँ कहेंगे मौसूफ को छोड़कर, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसकी सिफ्त है? मेरे पास जापानी है, जब तक कि आप मौसूफ नहीं देंगे मानी वादे नहीं हो रहे। लिहाजा मेरे पास जापानी कार है, जापानी चश्मा है, जापानी जूते हैं, जापानी कपड़े हैं, कोई चीज भी है। भारत, भारतीय, भारत से भारतीय, भारतीय फौज, जमीन से जमीनी मखलूक, कोई भी चीज जमीनी, आसमान से आसमानी, आसमानी मखलूक, आसमानी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज है
تو آسمانی فضا، آسمانی ہوا، آسمانی نظارہ. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ آسمانی کیسے بنا؟ آسمان سے. زمینی کیسے بنا؟ زمین سے. بھارتی کیسے بنا؟ بھارت سے. جاپانی کیسے بنا؟ جاپان سے. پاکستانی کیسے بنا؟ پاکستان سے. تو ایسے اس کا تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے کسی چیز سے، تو اس کو کہتے ہیں اس میں ضمیر نسبتی. اب یہاں پہ اس میں معرفت سے بن رہا ہے تو معرفت پراپر ایڈجیکٹو اس کو کہا جائے گا، اور اگر نکرہ سے بن رہا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ اس میں نکرہ ہے، صفت نکرہ ہے، یا اس کو بارہ صفت نسبتی ہی کہیں گے. اس کی تفصیل جو ہے وہ اگلی 9th-10th میں بیان کی جاتی ہے. آپ کے لیے اس طرح اتنا ہی کافی ہے سمجھانا. صرف اتنا ہی سمجھیے کہ اس میں صفت نسبتی کسے کہتے ہیں، یعنی وہ اسم صرف جو کسی دوسرے کل میں اس میں معرفہ یا اس میں نکرہ سے بنایا جاتا ہے، اور کسی دوسرے اسم سے تعلق یا رشتہ جوڑتا ہے، ظاہر کرتا ہے. یہاں میں عام الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ یا یہ ظاہر کرتا ہے یا یہ بتاتا ہے کہ اس چیز کا تعلق کس چیز سے ہے یا کس نسبت سے ہے. اس کا تعلق بناوٹ کے لحاظ سے اور کہیں کا ہونے کے اعتبار سے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اور علاقہ، خطہ یا اس کی جو بھی اس سے. جیسے آپ کو مزید مثالیں دیتا ہوں. ریشم ایک چیز ہے، آپ کو پتا ہے، ریشمی، سلکی، ریشمی کپڑا. انسانوں سے نسبت دے دے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیروکار بعض دفعہ ان سے نسبت جوڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو علوی کہلاتے ہیں. علوی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ علوی کہاں سے آیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آیا ہے علوی. بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں نام کے آخر میں علوی لکھتے ہیں. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھنے والے اپنے نام کے ساتھ صدیقی لکھ لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس نام کی نسبت جو ہے صدیق سے ہے. فاروق، حضرت عمر فاروق سے محبت اور پیار کرنے والے اپنے نام کے ساتھ فاروقی لکھ لیتے ہیں، فاروقی. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور نسبت رکھنے والے اپنے آپ کو عثمانی کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے آخر میں عثمانی ہوتا ہے. یہ ایک ان کا نسبتی نام ہے. اسی طرح محمد، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمدی. ٹھیک ہے. تو یہاں کئی نام ہیں جس سے آپ نسبت جوڑتے ہیں. اور علاقے سے مثلا ملتان ایک علاقہ ہے تو میں نے ملتانی حلوہ کھایا. ملتان سے ملتانی. اب لفظ جو ملتانی ہے وہ صفت نسبتی کہلائے گا. اسی طرح اور بتائیں حیدرآباد، یہ لفظ جو ہے وہ ایک حیدرآباد ایک اسم ہے، یعنی پراپر معرفہ ہے، اور اس سے ہم نے اس کی صفت بنایا حیدرآبادی اچار، ملتانی جوتے، ملتانی حلوہ. اوکے. یہاں پہ اسی طرح جیسے کہ میں کل آپ کو بتا چکا ہوں ایبٹ آباد، ایبٹونین، لاہور، لاہور سے لاہوری، نمک، پشاور سے پشاوری بنے گا. پشاوری کیا ہے؟ آئس کریم. کوئی بھی چیز لے لیں اس کی پشاور سے بنی ہوئی نسبت رکھنے والی. پشاوری جوتے، پشاوری کپڑے، پشاوری فلاں. لاہور سے نسبت لاہوری نمک، لاہوری اچار، لاہوری کھانا. اور اس سے آپ نسبت کہیں گے، معرفہ بھی اور نکرہ بھی. اچھا. آپ کہتے ہیں، پانی کو کہتے ہیں آپ سے آبی مخلوق، یعنی پانی ایکویٹڈ، پانی میں رہنے والے مخلوق. آبی. ہوا، ہوائی. آپ نے دیکھا ہے کہ اسم جو ہے وہ اس سے دوسرا ہم اسم بنا رہے ہیں اور اس سے جو تعلق اور رشتہ رکھے گا کسی اور چیز سے وہ اس کے ساتھ ہوا، ہوائی. اب یہاں پہ اور بھی بہت سارے زمینی جیسے آسمان، آسمانی. یہاں
आप तरह तरह के अल्फाज बना सकते हैं और एक लफ्ज़ का दूसरे से जब ताल्लुक़ होता है तो इसको इसमें ज़मीरे निस्बती कहते हैं, यानी निस्बत, इसमें मार्फत। मसलन कोई और ले लें, बरतानिया ले लें, बरतानिया से बरतानवी फौज, अमेरिका से अमेरिकी फौज, तो अफगानी, बांग्लादेश बांग्लादेशी, कोई वहाँ की चीज़ है, वहाँ की बनी हुई है, उससे निस्बत है, ताल्लुक़ है, तो वो इसमें सिफ्त कहलाएगा। ग्रामर क्लू से इसमें सिफ्त निस्बती कहलाएगा। मज़ीद हम इंशाअल्लाह इसकी वज़ाहत करेंगे, आगे चलेंगे तो बार बार करेंगे। और ये इम्तिहान में कम से कम 5 से 10 नंबर का सवाल जरूर आएगा। इसमें सिर्फ से मुताबिक है, कभी तो वो इसमें सिर्फ की अक़साम पूछेगा, कभी वो इसमें सिर्फ के आपसे दर्जे पूछे जाएंगे। नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे वो इसमें सिर्फ अददी है। याद कीजिए पुराना सबक, सबसे पहली जो किस्म पढ़ी थी हमने, इसमें सिर्फ ज़ाती पढ़ी थी, दूसरी इसमें सिर्फ निस्बती पढ़ी थी, और तीसरी हम पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ अददी। अददी यानी कि आप जानते हैं अददी अदद से निकला हुआ है। अदद कहते हैं तादाद को, किसी चीज की तादाद कितनी है, नंबर कितने हैं, नंबर। तो मुख्तलिफ अशिया है, जैसे 2 घर, 8 बच्चे, 10 कुर्सियां। यहां आपने देखा है कि ये घर तो जो है वो नाउन है, इसमें बच्चे नाउन है, इसमें कुर्सियां नाउन है, इसमें ये इसकी तादाद बताई जा रही है 2, 8, 10, लिहाजा ये काउंटेबल नाउन है। पहली बात तो ये देखिए, तो और इनकी तादाद बताई जा रही है, लिहाजा इसको सिर्फ अददी कहते हैं। यानी अदद, एक अदद होगा और दूसरा मौसूफ होगा, तो या मादूद होगा, मादूद। बार इसको मौसूफ रहने दें। अदद और मौसूफ का मुरक्कब क्या कहलाएगा? वैसे तो अदद और मादूद होता है, लेकिन यहाँ देखें अदद और मौसूफ का जो मुरक्कब होगा वो सिर्फ अददी कहलाएगा। देख लें 100 रुपए। अब आप देखिए रुपए तो आपको पता है कि इसम है, कोई चीज का नाम है, मगर 100 क्या चीज है, 100 तादाद बताई जा रही है रुपए की। 2000 रुपए, 3000, तमाम जितने भी नंबर हैं वो इसमें सिर्फ अददी कहलाते हैं। अब नंबरों की बहुत सारी अक़साम है, जब जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्डिनल नंबर होते हैं, क्वार्टिल नंबर होते हैं। अब आप देखिए ऑर्डिनल नंबर और क्वार्टिल नंबर में क्या फर्क होगा, मैं यहाँ बताता हूँ। ऑर्डिनल यानी कि आदादे तरतीबी, तरतीब देने के लिए जो हम आदाद इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डर देने के लिए, मसलन पहला, अगर कोई मुज़क्कर है पहली, वो पहली जमात में पढ़ता है, वो पहली जमात में पढ़ता है क्योंकि जमात जो है वो मुअन्नस है। वो पहला लड़का है, पहला घर, फर्स्ट, सेकंड, दूसरा, तीसरा। ये आप देखें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ आप तरतीबी इनको कहते हैं इंग्लिश में, और सॉरी उर्दू में, और ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर है, आदादे शुमारी, जो शुमार किए जा सकते हैं, कौन किए जा सकते हैं, वो आदाद होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सारे आदाद जो है वो क्वार्टर नंबर कहलाते हैं। इसी तरह कसरी आदाद होते हैं, कसर कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर है। 1/2, 1/2, 1/2, 4, 5/10, हाफ, 1/2, क्वार्टर, 1/4। इसी तरह ये जो आदाद होते हैं इनको कसरी आदाद कहा जाता है। और ये भी आदाद हैं, ये भी किसी चीज की तादाद या मिक़दार बताते हैं। उर्दू में इनको कसरी या फ्रैक्शन नंबर जिनको कहा जाता है। और भी कई तरह के आदाद होते हैं, ये जब हम मजीद आगे जाएंगे तो आज आपको मैं बता दूंगा। और अभी इसकी चौथी किस्म आप देखें, चार, इसमें सिर्फ मिक़दारी। इसमें सिर्फ मिक़दारी बच्चों आप जानते हैं कि मिक़दार अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसी चीज की कितनी क्वांटिटी है, मिक़दार कितनी है। मसलन इसके लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काउंट नहीं होता तो थोड़ा सा दूध, पानी, थोड़ा सा पानी, लिटर वाटर, या इसको मिक़दार जब नापती हो तो अब आधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं चम्मच, थोड़ा सा नमक,
زیادہ نمک اس سالن میں یا اس میں تھوڑا سا نمک ہے، آٹے میں تھوڑا سا نمک ڈال لو. اب 2 تات ان کو گن تو نہیں سکتے کہ 3 4 یہ نمک کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں ان کو کون نوٹ کر سکتا ہے، بہت ناممکن ہے. تو اس کے لیے ہم مقدار استعمال کرتے ہیں. جس طرح ہم چائے میں چینی ڈالنی ہے تو 1 چمچ اسپون 1 اسپون بھی ہم کہتے ہیں. اور طرح طرح کی چیزیں ہیں تو اس کے ناپنے کے مختلف آلات ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ آدھا گلاس پانی، اب پانی کتنا آپ نے پینا ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 2 پانی ڈالو 3 پانی ڈالو 4، اس کی ایک مقدار آپ ظاہر کریں گے کہ کتنا پانی چاہیے، 1 جگ چاہیے، 1 گلاس چاہیے، 2 گلاس چاہیے. یہی صورتحال جو ہے وہ رہتی ہے اس میں صرف مقداری کے ساتھ. تو اب آپ کو دیکھ لیا، مزید آپ کو انشاءاللہ میں کل اس کی چاروں اقسام کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہت ساری اقسام ہیں. اس میں صرف ضمیری جیسے میں بیان کی، عددی بیان کی ہے، اور موصوف اس کے استفہامی ایک صفت ہوتی ہے، اور 2 3 اور اقسام ہیں، وہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں آپ کو بتائیں گے.